दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट थर्ड से जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लाइकोजिनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजिनेसिस क्या है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनेसिस। तो जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। आपको बता दें कि जो एनिमल है उनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजन। तो न्यूट्रिशन के पश्चात रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो यकृत और मांसपेशियों यानी कि लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। और ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होने की ये जो प्रक्रिया है यही कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। और इस प्रक्रिया में पैंक्रियाज द्वारा स्रावित एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स भाग लेता है और वो हार्मोन्स है इंसुलिन। तो इंसुलिन ही क्या कहता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ग्लूकोज इज़ द फ्री शुगर अकरिंग इन ब्लड। तो जो ग्लूकोज है यह एक मुक्त शर्करा है जो कि ब्लड में पाया जाता है। आफ्टर ए मील द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज एलिवेटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन। द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एज ए रिजर्व फूड बोथ इन लीवर एंड मसल्स। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ स्टमक पोसेसेस ऑफ एसीएल सिक्रेटिंग ऑक्जेटिक सेल, यानी कि आमाशय का कौन सा भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित ऑक्जेलिटिक कोशिकाएं रखता है। तो आपका आंसर है पेरेंटल सेल। अगला क्वेश्चन है विच विटामिन इज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, यानी कि कौन सा विटामिन बाझपन को रोकता है। तो विटामिन ई, आपका आंसर होगा विटामिन ई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज काइम। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि काइम क्या है। काइम इज द पार्शली डाइजेस्टेड मास ऑफ फूड दैट इज फोर्स्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको बता दें कि जो भोजन की लुगदी होती है या कह सकते हैं जो खाद्य पदार्थ है जब स्टमक में जाते हैं या छोटे छोटे टुकड़े के रूप में होते हैं उसी को हम बोलते हैं काइम। तो काइम का जो निर्माण होता है वो होता है स्टमक में और ये प्रवेश करता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2017 और 2019 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, यानी कि जो बांझपन वाले विटामिन है उन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो जैसा कि मैंने पीछे अभी आपको बताया कि विटामिन ई को हम एंटी स्टेरिलिटी या फिर प्रजनन विटामिन कहते हैं और आपको इसका रासायनिक नाम भी याद करना चाहिए। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। तो इसका रासायनिक नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो हम सभी जानते हैं कि विटामिन ई की कमी से होता है जनन क्षमता में कमी। तो जिसको संतानें नहीं होंगी लोग उसको टोकेंगे, ठीक है, टोकना समझ ही रहे हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं टोकोफेरॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्लाइवा, यानी कि लार का क्या कार्य है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख गुहा में लार का स्रावण होता है और इसको सिक्रीट करने वाली जो ग्लैंड्स हैं उन्हें हम बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। तो अगर हम बात करें स्लाइवा यानी लार की तो यह एक पानी जैसा रंगहीन होता है और इसका पीएच जो होता है वो होता है 6.2 से लेकर 7.4 तक। तो प्रतिदिन एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 1.5 लीटर लार उत्पन्न होता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं टाइलिन। ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो जब हम रोटी कच्चा खाते हैं तो कुछ देर बाद वो कच्चा रोटी हमें हल्का मीठा लगने लगता है। इसका रीज़न क्या है, ये रीज़न है टाइलिन की वजह से। टाइलिन क्या कहता है कि रोटी में जो मंड है उसको माल्टोज में बदलता है। तो जो मंड होता है वो स्वाद में मीठा नहीं होता, लेकिन जब स्लाइवा उसमें आ जाता है तो वो माल्टोज में बदलता है। तो माल्टोज जो होता है हल्का मीठा होता है, इसलिए कुछ देर बाद जब हम कच्चे रोटी को चबाते हैं तो हमें मीठा लगने लगता है।
इसके अलावा लार में एक एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम है लाइसोजाइम। तो ये जो एंजाइम है जीवाणु नाशक एंजाइम है, जो कि दांतों के बीच फंसे हुए भोजन के कणों में उत्पन्न जो जीवाणु है उन्हें नष्ट करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट ईयर 2019 में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए रिस्पायरेटरी क्वेश्चन, यानी कि श्वसन भागफल पर एक टिप्पणी लिखिए। तो श्वसन भागफल, जिसे हम शॉर्ट में RQ बोलते हैं, RQ होता क्या है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन में हम CO2 प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो जितना CO2 निकलता है और जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं, इन दोनों का जो रेशियो यानी कि जो अनुपात होता है, उसी को हम बोलते हैं RQ यानी कि रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट। तो आप देख सकते हैं नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना उत्पन्न हो रहा है, कितना आयतन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और कितना हम आयतन ऑक्सीजन ले रहे हैं, इन दोनों का अनुपात ही कहलाता है श्वसन भागफल। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि जो अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इनके लिए जो RQ वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। तो आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका RQ 1 होता है, किसका RQ 1 से अधिक होता है, या फिर किसका RQ जो है 1 से कम होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। तो यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो जैसा कि हम सभी जो रिस्पायरेशन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट यूज होता है तो उस समय RQ वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, क्योंकि आपने देखा है कि श्वसन प्रक्रिया में 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते हैं और 6 अणु ऑक्सीजन के यूज़ होते हैं। तो अगर हम इसको इक्वेशन में रखें तो 6/6 होगा, यानी 6/6 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 1। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए RQ वैल्यू होता है 1। वहीं अगर हम बात करें फैट्स की, यानी कि वसा की, तो वसा के लिए जो RQ वैल्यू होता है वह 1 से कम होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, फैट्स के लिए और प्रोटीन, इन दोनों के लिए ही RQ वैल्यू जो होता है 1 से कम होता है। वही हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो RQ वैल्यू होता है वह 1 से अधिक होता है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 1, और प्रोटीन और फैट्स के लिए 1 से कम होगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए 1 से अधिक होगा। बस आपको इतना याद रखना है और ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बोहर्स इफेक्ट? बोहर प्रभाव क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हैं ये 2014, 15 और 18 में पूछा हुआ है। तो बोहर प्रभाव होता क्या है? तो सबसे पहले क्रिस्टेन बोर ने ये पता लगाया कि जब CO2 के आंशिक दाब में वृद्धि की जाती है तो रुधिर में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा कम होने लगती है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब CO2 जो है, इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो हमारे बॉडी में बढ़ेगा, तो सिंपल सी चीज़ है, ऑक्सीजन का लेवल जो होगा वो कम होगा। ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो ऑक्सीजन को ले जाने वाले जो हीमोग्लोबिन है उनकी मात्रा भी कम होगी, और ये कंडीशन तभी हो सकता है जब हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन वाहन की क्षमता कम हो। तो इस प्रकार से होता क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के अनुपात में कमी होने से ऑक्सीजन वियोजन जो वक्र है वह दाहिने ओर विस्थापित हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं बोहर प्रभाव या बोर का प्रभाव। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, आपको बोहर इफेक्ट दिखाई देगा। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जब CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है तो pH जो होता है वो घटने लगता है, जिसकी वजह से जो O2 का लेवल है वो भी घट जाता है। तो O2 का लेवल घटने से जो कर्व है आप देखते हैं वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन का वो लेवल है नीचे आएगा, इसलिए जो ग्राफ होता है वो राइट साइड शिफ्ट होता है। तो आप देख सकते हैं ग्रीन से आपको रेड दिख रहा है, तो ये बोहर्स इफेक्ट को दिखा रहा है, ग्राफ को राइट साइड शिफ्ट होते हुए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कोरी साइकिल? यानी कि कोरी चक्र क्या है? तो आपको बता दें कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर हैवी वर्क करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और अत्यधिक मात्रा में जो लैक्टिक एसिड है वह मांसपेशियों में एकत्रित
हो जाता है और धीरे-धीरे क्या होता है कि ये जो लैक्टिक एसिड है, यह ब्लड में डिफ्यूज़ होता है यानी कि विसरित होने लगता है, जिससे कि रक्त में लैक्टिक अम्ल की जो मात्रा होती है, वो बढ़ने लगती है। अब इससे होता क्या है कि जो यकृत है यानी कि लीवर है, वह रक्त से लैक्टेट या कह सकते हैं कि लैक्टिक अम्ल को ग्रहण कर लेता है और ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से यकृत ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, जो रक्त में प्रवेश करता है और मांसपेशियों में भी स्थानांतरित हो जाता है और इसके बाद मांसपेशियों में यह ग्लूकोज पुनः ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो चक्र चलता है इसी को हम बोलते हैं कोरी साइकिल। तो आप इमेज में कोरी साइकिल को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि यूनिट 3 से जुड़ा हुआ था और यूनिट 3 है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड। तो इस टॉपिक से जुड़े हुए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इन क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आने वाले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा ताकि इस चैप्टर से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं आपके कंप्लीट हो सकें। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं और किसी किसी यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम है वो थ्योरेटिकल होने वाले हैं यानी कि रिटन होने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी दोनों की तैयारी कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।